हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में। कुछ 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में एक ये टॉपिक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इसको हम, क्योंकि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पहले हम समझ लें कि वितरण चैनल क्या चीज होती है। तो क्या होता है ये देखिए, इसका ए आंसर है यहाँ पर कि एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि जो गुड्स हमारे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कंपनियों में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, और उनको हमें लेकर जाना है कस्टमर्स के पास। तो कस्टमर्स के पास ले जाने के लिए जो बीच में जो रूट हमारा होता है कि कौन कौन किन किन कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन संस्थाएं जो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उन सब को, उस सब रूट को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा करते हैं, यानी वितरण चैनल कहा करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है, फिर उसने एजेंट अपॉइंट करे या डीलर अपॉइंट करे या होलसेलर्स रखे हैं, फिर होलसेलर्स उसके आगे रिटेलर्स को देंगे। जो आपके हमारे आसपास जो दुकानें होती हैं वो क्या होती हैं, वो रिटेलर्स होते हैं, रिटेल शॉप होती हैं। और फिर रिटेल जो होते हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनसे सामान खरीद लेते हैं, तो ग्राहक को सामान मिल जाता है। तो एक ये रास्ता हो गया, एक रूट हो गया जो सामान को मालिक से जो सामान बना रहा है वहां से लेकर ग्राहक तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन है, वितरण चैनल में मध्यस्थ कौन है, इंटरमीडियरीज। यानी कि जो सामान बना रहा है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है और ग्राहक है, उसके बीच में जो मध्यस्थ लोग हैं वो कौन कौन होते हैं। तो आप देखें, मर्चेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, यानी व्यापारी है, एजेंट है, सुविधा प्रदाता संस्थाएं हैं। तो इसका ये सभी आंसर माना जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव डी। मर्चेंट्स में कौन आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं। तो ये सामान होलसेलर किससे खरीदता है, जो सामान बना रहा है उत्पादक से, जो प्रोड्यूसर है। फिर वो सामान दे देता है रिटेलर्स को और रिटेलर ग्राहक को सामान बेच देते हैं। तो मालिक जो सामान बना रहा है वहां से ग्राहक तक सामान पहुंच जाता है। कुछ जगह पे एजेंट्स होते हैं, कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं हमारे। तो ये कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, नए कस्टमर्स ढूंढते हैं। तो ये सब एजेंट्स होते हैं। फैसिलिटेटर्स होते हैं, जैसे वेयर हाउस है, गोदाम है, वहाँ पे सामान रखना है हमें। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जब सामान रास्ते में जा रहा है या कहीं रखा हुआ है तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो दे आर ऑल फैसिलिटेटर्स, वो सुविधा प्रदाता संस्थाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, सभी, ऑल ऑफ दी अबव। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें नहीं है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डायरेक्ट चैनल होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। मेनली दो तरीके के चैनल्स माने जाते हैं। पहला है हमारा प्रत्यक्ष वितरण और अप्रत्यक्ष वितरण। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो सामान बना रहा है प्रोड्यूसर, वो डायरेक्ट बेच देता है किसको, ग्राहक को। तो बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं है, सीधे ग्राहक को सामान बेच रहा है, फैक्ट्री ने से निकला सामान और सीधे ग्राहक के घर चला गया, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, एजेंट्स हैं। अगर बीच में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा करते हैं। अब हमसे कुछ मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, सब मिलजुल के काम हो सकता है। तो डी आंसर इसका है, गैर मौजूद चैनल, जो चैनल है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट चैनल, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं माना जाएगा। डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ परिभाषाएं देखिए दे रखी हैं कि भौतिक वितरण व्यक्तिगत फर्मों के भीतर और चैनल प्रणाली के साथ माल की वास्तविक हैंडलिंग और स्थानांतरण है। यानी कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, हैंडलिंग, सामान को हैंडल करना है और उन्हें ले जाना है इंडिविजुअल फर्म्स के बीच में चैनल सिस्टम के द्वारा। तो ये डेफिनेशन दी है मैकार्थी ने। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वितरण में उत्पादों के भौतिक प्रभाव का प्रबंधन और प्रभाव प्रणाली की स्थापना और संचालन शामिल है। यानी भौतिक वितरण में उत्पादों के को मैनेजमेंट करना है तो फिजिकल फ्लो भी होना है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भी जाने हैं, तो उनका संचालन, उनका स्थापना करना, ये सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट माना जाता है। डेफिनेशन दी है डब्ल्यू जे स्टैंटन ने, यानी विलियम जे स्टैंटन ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो ये डेफिनेशन है कि भौतिक वितरण में जो वस्तुओं के उत्पादन के बाद और उपभोग से पहले उनकी वास्तविक आवाजाही और भंडारण शामिल है। भौतिक वितरण में शामिल ये होता है कि जब सामान बन गया और उसे कंज्यूम करने से, उसे यूज करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले जो बीच का समय है, सामान बन गया और ग्राहक के पहुंचने से पहले बीच में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है और उसका स्टोरेज भी, भंडारण भी करना है, वेयर हाउस में, गोदाम में रखना भी है। तो ये परिभाषा दी है कुंडिफ और स्टिल ने। ए आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट परिभाषा है कि भौतिक वितरण व्यवसाय रसद का विज्ञान, इसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहा जाता है, बिजनेस लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मीन्स का मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है। वेयर बाय द प्रॉपर अमाउंट ऑफ राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल, यानी कि जहाँ पर उसकी डिमांड है वहाँ पर वो सामान पहुँचाया जाता है। यानी कि इट इज़ मेड अवेलेबल एट द प्लेस वेयर डिमांड फॉर इट्स एग्जिस्ट। यानी कि ग्राहक तो अलग जगह होंगे, कंपनी अलग जगह होगी, लेकिन डिमांड कहाँ पर है, जहाँ पर कस्टमर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये सामान पहुँचाया जा रहा है। तो viewed in this slide, physical distribution is the key link between manufacturing and the demand creation। यानी कि जहाँ डिमांड क्रिएट हो रही है और जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके बीच का जो लिंक है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। इसका आंसर हो गया वेंडल एम स्मिथ। ये डेफिनेशन दी है वेंडल एम स्मिथ ने, बी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर अ बिजनेस। बिजनेस में जो व्यवसाय है हमारा, उसमें वितरण चैनलों का क्या महत्व होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, बी दे रखा है कि मेन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक कंपनी अपना सामान ग्राहकों तक पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है, वितरण चैनलों के द्वारा। तो ये सुनिश्चित करना है कि भाई, महत्व तो यही है कि ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को सही जगह पर और सही समय पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं। जो सामान उसको चाहिए ग्राहक को, वो सही समय पर और सही जगह पर उसको मिल जाए। यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मेन महत्व माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ये इनमें कौन सा एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट चैनल मैंने बताया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडियरीज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन कौन से होते हैं, जैसे मध्यस्थता मैंने बताए थे कि मैन्युफैक्चरर होते हैं, रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो सही में कौन सा है, जो बीच में मध्यस्थ हैं वो कौन कौन है। असली आंसर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स। बी इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A1, एमवे, टपरवेयर, ये कुछ कंपनीज हैं, ये कौन सा चैनल यूज करती हैं। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करती हैं, कि डायरेक्ट कंपनी सीधे ग्राहकों को सामान बेचती हैं। दीज आर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट, आर्थिक प्रणाली के दृष्टिकोण से विपणन मध्यस्थों की भूमिका परिवर्तन लाना है। फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, द रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट इज टू ट्रांसफॉर्म। क्या करना है, लेकिन आर्थिक प्रणाली के हिसाब से जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हैं, बिचौलिए हैं, मध्यस्थ लोग हैं, वो उनका मेन काम क्या है कि उत्पादों को द्वारा बनाए गए उत्पादों के वर्गीकरण को उपभोक्ताओं द्वारा वांछित वर्गीकरण में बदलना। यानी कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपना वर्गीकरण कर लिया,
अलग अलग कर लिया। फिर हमें कस्टमर्स के हिसाब से कि किस कस्टमर्स को कौन सा सामान सही रहेगा, किस चीज़ की उनकी डिमांड है, उसको वो वर्गीकरण करते हैं। ये मध्यस्थों का काम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोड्यूसर्स हु एलिमिनेट ऑल मिडिलमैन इन द चैनल आर सेड टू बी यूजिंग डायरेक्ट चैनल। ये आंसर है। जो निर्माता चैनल में सभी बिचौलियों को खत्म कर दे, यानी कि सीधा डायरेक्ट सामान ग्राहक को भेज दे, तो वो कौन सा चैनल माना जाएगा? प्रत्यक्ष चैनल माना जाएगा, डायरेक्ट चैनल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चैनल टास्क शुड बी परफॉर्म बाय द चैनल मेंबर हु परफॉर्म्स इट बेस्ट। चैनल कार्य उस चैनल सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। जो करना चाहे या जिससे पैसा ज़्यादा हो या जिस पे पैसा कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चैनल पे जो बीच में मेंबर है, वो जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उस सदस्य को चैनल कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण चैनलों का लाभ है? जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उससे फ़ायदा जो मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है? ये चैनल्स हमारे इतने हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, एजेंट्स भी हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है? तो इसमें आप देखेंगे चारों ही फ़ायदे हैं। प्रोड्यूसर्स मस्ट स्पेंड मोर मनी, रिटेलर्स मस्ट स्पेंड मोर मनी, वी स्पेंड मोर मनी, या वी कैन मोर इजिली ऑब्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये डी आंसर इसका देखिए सही है। चारों सही नहीं है। डी आंसर इसका सही है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा खर्च करेगा, ऐसा नहीं है। रिटेलर ज़्यादा खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम ज़्यादा पैसा खर्च करें, ऐसा नहीं है। मेन लाभ क्या है कि हम दुनिया भर में से ज़्यादा आसानी से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। हम जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, तो हम पूरे विश्व से सामान मंगा सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डी आंसर इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिगिन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है, चैनल कहाँ से शुरू होगा? वितरण जो है, ये चैनल हमारा वितरण प्रणाली जो है, ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू होगी प्रोड्यूसर से। जो उत्पादक है, जो सामान बना रहा है, वहां से ये प्रोड्यूसर से शुरू होगा और कस्टमर पे जाके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट चैनल एक्टिविटी, बिजनेसेस रिलाई ऑन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो मार्केटिंग की जानकारी है, जो सूचनाएं हैं मार्केट के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चैनल्स की एक्टिविटी का एक पार्ट होता है कि मार्केट की सूचनाएं भी उपलब्ध कराएं। और जितने व्यवसाय हैं, बिजनेसेस हैं, वो सारी सूचनाओं पर ही निर्भर करते हैं। और क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि इसका आंसर देखिए डी है, उनके लक्षित बाजार की जरूरतें और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए। कि इससे हम पता लगाएंगे, हम पता कर सकते हैं, ये निर्धारित कर सकते हैं कि मार्केटिंग में मतलब मार्केट में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, ग्राहक क्या पसंद कर रहा है, ग्राहक की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग है। ये सब चीज़ें हमें निर्धारण करना है, तो मार्केट की सूचनाएं चैनल्स के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं व्यवसाय को। तो इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के चैनल व्यवसाय को लाभान्वित करते हैं। बिजनेस को क्या फायदा होता है? जो व्यवसायी हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, कंपनियां हैं, उनको इस चैनल से क्या फायदा हो रहा है? वितरण चैनल जो है, इससे क्या फायदा हो रहा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे बी है, गेटिंग देयर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स मोर इफिशिएंटली। यानी अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक अधिक कुशलता से पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सामान ग्राहक तक पहुंचाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के द्वारा ही पहुंचाएंगे, वितरण चैनल के द्वारा ही पहुंचाएंगे, तो यही उनका लाभ है कि उनका सामान जो है वो ग्राहकों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल यूजर। इंडस्ट्रियल यूजर का मतलब क्या होता है? औद्योगिक उपयोगकर्ता। इसमें यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हम पूरा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं सामान को, हम सामान खरीद रहे हैं। जैसे कोई मशीन वगैरह हम खरीदते हैं, फिर वो आगे के प्रोडक्ट्स बनाती है।
तो यानी कि सीधे लास्ट ग्राहक तक नहीं पहुंच रहा है वो सामान, वो कुछ कंपनियां खरीद रही हैं, कुछ बिजनेस वाले सामान को खरीद रहे हैं, जिससे कि वो आगे उस मशीन को यूज करेंगे और आगे का सामान वो बनाएंगे। तो उसे हम इंडस्ट्रियल यूजर्स कहते हैं, जो लोग इसको खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फैमिली बाइंग अ न्यू कंप्यूटर, एक परिवार ने नया कंप्यूटर खरीदा तो वो उसको यूज करेंगे, तो वो इंडस्ट्रियल यूजर नहीं है। अब पेरेंट बाइंग अ पिक्चर फ्रेम, हमने कोई पिक्चर फ्रेम लगाया, अपनी फोटो लगाएंगे तो हम खुद ही यूज करेंगे, तो ये भी इंडस्ट्रियल यूजर हम नहीं है। लेकिन देखिए, सी पॉइंट, अ हेयर स्टाइलिस्ट, जो बाल काटने वाले होते हैं, उन्होंने कोई नई कैंची खरीदी, तो नई कैंची खरीदी तो वो खुद तो यूज करेंगे नहीं उसको, वो यूज करेंगे ग्राहकों के लिए, जिससे कि और लोगों के बाल काट सकें, तो वो इंडस्ट्रियल यूजर कहलाए जाएंगे। तो सी आंसर इसका हो गया कि भाई वो उस मशीन से आगे अपना बिजनेस करेंगे, उन्हें हम इंडस्ट्रियल यूजर्स कहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त चैनलों के प्रभावी होने के लिए आवश्यक नहीं है? चैनल का प्रभावी होना, ऐसी कोई शर्त इसमें नहीं है। तो देखिए, चैनल मेंबर्स, चैनल के सदस्यों को उचित तरीके से कार्य साझा करने चाहिए, भाई सब मिलजुल के काम करना चाहिए। तो क्या करना है कि चैनलों के सदस्यों को उचित तरीके से कार्य साझा करने चाहिए, ठीक है भी, मिलजुल के काम करना चाहिए। चैनल के सदस्यों को समान लक्ष्य साझा करने चाहिए, उनको समान लक्ष्य है, कॉमन गोल है, उनके टारगेट्स हैं कि हमें सब सामान कस्टमर्स को सही से पहुंचाना है, तो ये सही बात है, होना चाहिए। लेकिन इसमें लिख रहा है सी पॉइंट, उनके पास कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। तो जो 5 सदस्य होने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। तो सी आंसर इसका हो गया कि ये ऐसी कोई शर्त चैनलों के प्रभावी होने के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण चैनल उपभोक्ताओं को निम्नलिखित तरीकों से लाभान्वित करते हैं। ग्राहकों को क्या फायदा होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से? ये जो वितरण चैनल है हमारे, इनसे ग्राहकों को क्या फायदा होगा? तो इसमें आप देखें, सी पॉइंट है कि उनको विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं। तो सी पॉइंट हो गया इसका आंसर, कि ग्राहकों को ये फायदा हो रहा है कि भाई उनको सही समय पर, सही जगह पर जो उनको प्रोडक्ट चाहिए, सामान चाहिए, वो उपलब्ध उनको हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an intermediary function that makes goods available to consumers where they are wanted and needed। अब ऐसा कौन सा मध्यस्थता है बीच में, कौन बिचौलिया ऐसा है कि जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा जहां पर उसकी जरूरत है? तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरिंग, परिवहन और भंडारण, कि ट्रक में भर के सामान जा रहा है या रेलगाड़ियों के द्वारा सामान जा रहा है, और वो वहां पे एक जगह जाके भंडारण हो जाएगा, वहां पे उनको रख दिया जाएगा। भाई उन्हें रखना भी पड़ेगा, सब तो दुकान में आ नहीं सकते, तो उन्हें गोदाम में भी रखना पड़ता है। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे मध्यस्थ कौन लोग होते हैं जो मालिक नहीं होते, जो सामान को खरीदते खुद नहीं है? जैसे होलसेलर होता है, अभी कंपनी से होलसेलर है, उसने बी, जैसे इसमें होलसेलर दे रखा, उसने माल कंपनी से खरीद लिया, वो मालिक हो गया। फिर होलसेलर ने रिटेलर को भेज बेच दिया, तो रिटेलर मालिक हो गया। औद्योगिक उपयोगकर्ता जो हैं, इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं, उन्होंने सामान खरीदा, कोई मशीन खरीदी, और अब वो उसके मालिक हो गए। तो यहाँ पर जो कौन मालिक नहीं बन सकता मध्यस्थ में, ऐसा वो है एजेंट्स। एजेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंपनी के सामान को नहीं खरीदते, जिसको जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, तो वो उसको खरीदते नहीं है, वो मालिक नहीं बनते, तो वो केवल मध्यस्थ रहते हैं। एक बायर है, एक सेलर है, वो उस बायर और सेलर को मिला देंगे कि भाई ये बायर है, ये सेलर है, आपस में आप सामान बेच लो, और एजेंट केवल अपना कमीशन ले लेगा। तो एजेंट मालिक नहीं बनता है, वो केवल बायर और सेलर को, जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, उन दोनों आदमियों को मिला देता है और उससे अपना कमीशन ले लेता है। तो ए आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, चैनल के सदस्य किस उत्पाद में मूल्य जोड़कर उसे बेहतर बनाते हैं? मूल्य सृजन जो हमने, जो होता है, तो इसका ए आंसर है कि कुछ चैनल गतिविधियों को कुशलता से निष्पादित करना।
कि अपनी चैनल एक्टिविटीज को वो सही से पूरा कर रहे हैं, तो सही जगह पर सही समय पर वो सामान ग्राहकों को पहुंच रहा है, तो उससे मूल्य सृजन होता है। कस्टमर्स को भी लगता है कि भाई ये सामान देखिए कितनी दूर से बना है और हमारे पास आया है, तो इसका जो मूल्य हम दे रहे हैं वो इस सामान के लायक है, ये सामान भी हमारे मूल्य के हिसाब से है, और उससे उनसे ग्राहकों को संतुष्टि हो जाती है। तो ए आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट, जब विपणक अधिकतम संभव उपभोक्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो वे कौन सा वितरण पैटर्न को यूज कर रहे होते हैं? तो ये इंटेंसिव टेक्निक मानी जाती है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न माना जाता है कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को वही सामान पहुंचाया जाए, तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहा जाता है। मीन्स व्हेन मार्केटर्स आर ट्राइंग टू रीच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को वो सामान पहुंचाना है, तो वो इंटेंसिव स्ट्रेटेजी मानी जाती है। कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपरमार्केट्स में, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, मीन्स वो प्रोडक्ट सब जगह रखा होता है, हर रिटेल शॉप पर रखा होगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, सुपरमार्केट्स में भी रखा होगा, तो उसे हम इंटेंसिव स्ट्रेटेजी कहा करते हैं, यानी गहन वितरण पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट, ये परिभाषा दी गई है कि वितरण चैनल एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से एक उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो ये कही गई है क्लेवेल ने रिचर्ड एम क्लेवेल ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सामान बनने के बाद वो फैक्ट्री से बाहर जा रहा है ग्राहकों के पास, तो कैरिज आउटवर्ड का मतलब होता है जो खर्चा होता है सामान को फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए। लोडिंग एंड अनलोडिंग भी करना पड़ता है, सामान ट्रकों में चढ़ेगा उतरेगा, स्टोरेज भंडारण भी करना पड़ता है, वेयर हाउस है, गोदाम है। लेकिन बी, कैरिज इनवर्ड है, गाड़ी अंदर की ओर आना, यानी कि ये वितरण का पार्ट नहीं है। कैरिज इनवर्ड होता है जो हम कच्चा माल लेकर आते हैं कंपनी के अंदर, तो डेट इज नोन एज कैरिज इनवर्ड, तो वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होलसेलर्स हु परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ओनली, तो उनको हम जॉबर्स कहते हैं। थोक विक्रेता जो केवल क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जॉबर्स कहा जाता है। और जॉबर जो होता है वो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, जॉबर एक उदाहरण है किसका? मध्यस्थता का, कि बिचौलिया है वो, इंटरमीडियरी है जो केवल बेचना और खरीदना ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज कंपनियों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आपूर्तिकर्ता के साथ संबंधों का प्रबंधन करना पड़ता है। जो हमारे सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स अलग हो गए, कस्टमर्स तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन हमें आपूर्ति सुनिश्चित करनी है कि समय से ग्राहकों के पास सामान पहुंच जाए, तो उसके लिए हमें कच्चा माल भी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट समय से बनाना है। तो इसलिए सब इन इन सब के हिसाब से सप्लायर सही आंसर है, कि जो आपूर्ति करता है, जो हमें कच्चा माल प्रोवाइड करा रहे हैं, पैकिंग मटेरियल सप्लाई करा रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे कि हमें समय से कच्चा माल मिलता रहे, तो हम सही से उस प्रोडक्ट को बना सकें। तो ए आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भौतिक वितरण जो प्रणाली है उसके कार्य में क्या क्या शामिल है? अब देखिए, कार्य में सभी चीज़ें शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ट्रक चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए जो सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। वेयर हाउसिंग डिसीजन, गोदाम भी चाहिए, गोदाम में सामान रखना होता है। भाई एक रिटेल की दुकान है तो वहाँ पे सारा सामान तो नहीं रखा जा सकता। जैसे आपने देखा हो, कार खरीदने की कंपनियां देखी हैं, शोरूम होते हैं कार कार में, आप कार खरीदने आप शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पे 10-15 कारें खड़ी होंगी, एक एक डिजाइन की एक एक कार खड़ी होगी जो आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपके लिए कार आएगी तो वो गोदाम से निकल कर आएगी, क्योंकि वहां पर उसका भंडारण होता है। इन्वेंट्री डिसीजंस होते हैं, स्टॉक का डिसीजन है। स्टॉक का मतलब रहतिया जो इन्वेंट्री होता है, कि हमारा कच्चा माल रखा है या बना बनाया माल है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये सब चीजें ही वितरण प्रणाली के कार्यों में शामिल मानी जाती हैं। तो डी आंसर इसको हो गया, ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, जो जो वितरण चैनल है, इसको हम कैसे निर्धारित करें, कैसे चयन करें कि कौन सा चैनल सही है, कि हम डायरेक्ट चैनल यूज़ करें, इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करें, होलसेलर रखें कि ना रखें, रिटेलर रखें कि ना रखें, या हम खुद ही सीधा सामान ग्राहकों को बेच दें। तो ये जो निर्णय लेना है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो पहला है द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस तरह का है वो ध्यान में रखना है। कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट्स कैसी हैं, खरीदारी करने की जो आदतें हैं कस्टमर्स की, वो ध्यान में रखना है। बाजार की प्रकृति भी देखनी है, नेचर ऑफ द मार्केट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चैनल को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। वेयर हाउस जैसे मैंने बताया, जहाँ पर हम भंडारण करते हैं, सामान को रखते हैं, तो ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन था। पूरे देश में इनमें वेयर हाउस बना रखे हैं इन्होंने। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, मार्च 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल मेंबर्स शुड शेयर एन इक्वल कमिटमेंट टू द प्रोडक्ट्स। चैनल के सदस्यों को उत्पादों के प्रति समान समान प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। किससे संबंधित है ये है क्वालिटी से रिलेटेड, कि क्वालिटी जो है उस कमिटमेंट रखनी चाहिए कि हर चैनल को अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। जो भी आप वो सर्विस जो भी वो सर्विस दे रहे हैं, जो भी वो सर्विस दे रहे हैं वो तो जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सही होना चाहिए, सामान ग्राहकों को सही से पहुंचे, सिस्टम बिल में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। डी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक को लगता है कि खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद का विपणन अंतिम उपभोक्ताओं तक पर्याप्त आक्रामक तरीके से नहीं कर रहा है। तो अब हमने देखा भी, प्रोड्यूसर है, कंपनी है, सामान बनाती है, और उसे लग रहा है कि जो उसके रिटेलर हैं वो सही से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, सही से प्रोडक्ट को ग्राहकों को नहीं बेच रहे हैं। तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष कौन सा माना जाएगा? तो ये सी वाला माना जाता है, वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। ऊर्ध्वाधर संघर्ष कहा जाता है। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे। पहले देखिए, क्योंकि ऊपर से नीचे ही चैनल चलता है, पहले प्रोड्यूसर है, फिर होलसेलर है, रिटेलर है, नीचे कंज्यूमर है। तो ऊपर से नीचे चैनल चल रहा है, उसे हम वर्टिकल कन्फ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल कहा करते हैं। तो ये वर्टिकल कन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई संघर्ष हो रहा है, कि भाई कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ चैनल मेंबर्स टू शेयर। क्या शेयर करना है उन्हें? रिस्क। रिस्क, जोखिम जो है वो सबको ही शेयर करना पड़ता है। होलसेलर का भी रिस्क है, भी सामान बिकेगा सही से नहीं बिकेगा। होलसेलर को भी रिस्क है, सामान सही से बिकेगा कि नहीं बिकेगा। प्रोड्यूसर को भी यही रिस्क है। तो रिस्क एक कॉमन चीज है जो सबको साझा करनी पड़ती है। तो बी आंसर हो गया इसका, रिस्क। नेक्स्ट है द फर्स्ट डिसीजन दैट मार्केटर्स मस्ट मेक व्हेन मैनेजिंग चैनल्स। भाई चैनल बनाने से पहले, जब चैनल को मैनेज कर रहे हैं, तो पहला डिसीजन क्या लेना है कि चैनल के उद्देश्य देखने हैं कि क्या है, कि किस तरह का ये चैनल है और उसे क्या उद्देश्य है चैनल का। उस उद्देश्य को पूरा करने के हिसाब से ही हमें चैनल बनाने पड़ेंगे, विपणन चैनल बनाने पड़ते हैं। तो उद्देश्य का ध्यान रखना है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, पहले उसका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है इसका, ये टारगेट है इसका, और उसके हिसाब से ही निर्णय लेना चाहिए। तो डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स आर ऑफन शेयर्ड बाय चैनल मेंबर। सी आंसर हो गया। देखिए, जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेच दिया, तो प्रोड्यूसर होलसेलर तक पहुंच गया, होलसेलर ने वो आगे भेजा रिटेलर को, तो वहां पे अलग खर्चा हुआ। फिर रिटेलर ने ग्राहक को बेचा, अगर कहीं सामान दूर जा रहा है तो वो खर्चा हो गया। तो ये जो खर्चे हैं, जो लागत आ रही है, वो चैनल मेंबर्स को आपस में शेयर करने पड़ते हैं। तो इसी आंसर हो गया, चैनल सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है ये लागत, सब में मिलजुल कर लागत बांट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के वितरण का प्रत्यक्ष चैनल है? प्रत्यक्ष चैनल मैंने क्या बताया कि जो सीधा प्रोड्यूसर से लेकर सीधे ग्राहक को सामान दे रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए डी आंसर है इसका, प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक डायरेक्ट जा रहा है, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बिचौलिया नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता कई अलग अलग उत्पादकों से कई तरह के खिलौने खरीदता है। भाई अलग अलग कंपनियां खिलौने बनाती हैं, तो जो रिटेलर है उसने किसी कंपनी से कुछ खरीद लिया, किसी कंपनी से कुछ खिलौने खरीद लिए, कुछ कंपनी से अलग खिलौने खरीद लिए और उन्हें एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया। भाई अपनी दुकान पे वो बेच रहा है लेकिन उसने अलग अलग कंपनियों के खिलौने रख रखे हैं। तो वो कौन सी विसंगति को कम कर रहा है, कौन सी डिस्क्रिपेंसी को कम कर रहा है? तो ये है वर्गीकरण। जो वर्गीकरण है उसने अलग अलग जगह से इकट्ठा कर लिया सामान, अब उनका वर्गीकरण कर लिया, अलग अलग वर्ग बना लिए कि भाई ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का। तो जो ग्राहक है वो आएगा और उसे निराश नहीं लौटना पड़ेगा, उसे हर कंपनी का प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएगा। तो उसे हम वर्गीकरण कहा करते हैं। ये आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा विक्रेता उत्पादक से खुदरा विक्रेता से उपभोक्ता चैनल का हिस्सा होने की सबसे अधिक संभावना रखता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेलर्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर चैनल? ये चैनल है प्रोड्यूसर टू रिटेलर और टू कंज्यूमर, यानी उत्पादक से खुदरा विक्रेता से उपभोक्ता, यानी कि उत्पादक तो मालिक हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे उत्पादक से खुदरा विक्रेता से उपभोक्ता, मतलब तीन लोग हैं इसमें, प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो ऐसे चैनल, अब इसमें देखिए होलसेलर गायब है, तो होलसेलर ना हो तो यानी कि रिटेलर सीधा होलसेल वाला काम भी खुद कर रहा है। तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा रिटेलर होगा, बहुत अमीर आदमी होगा या बड़ी इंस्टीट्यूशन संस्था होगी जो सीधा कंपनी से ही सामान खरीद रहा है और सीधे ग्राहक को बेच रहा है, बीच में होलसेलर नहीं है। तो ऐसा रिटेलर कौन बनना चाहेगा, किसकी संभावनाएं अधिक हैं? तो जो बड़ा लेवल का आदमी होगा। तो इसका सी आंसर हो गया बड़ी खुदरा श्रृंखला, यानी कि लार्ज रिटेल चेन। जो बड़ी बड़ी रिटेलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर रिटेलर्स हैं, बड़े लोग हैं, तो वो सीधे कंपनी से सामान खरीदते हैं और फिर ग्राहक को सीधा बेच देते हैं। तो ये लार्ज रिटेलर्स होते हैं, तो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, उसका भंडारण भी कर लेते हैं, उसके रखरखाव वेयरहाउस वगैरह भी रहते हैं और अपने रिटेल आउटलेट्स पर उसे आसानी से बेच भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ चैनल इज कॉल्ड, चैनल में कितने सदस्यों की संख्या है वो क्या कहा जाता है? वो कही जाती है चैनल लेंथ, चैनल की लंबाई। जिसमें ज़्यादा सदस्य होंगे, जैसे हम कहें कि प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तब कंज्यूमर आया तो कई लोग हो गए। और हम कहें कि सीधा प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर, तो उसमें कम लोग हो गए, तो उसकी लेंथ, लंबाई कम हो जाती है। तो संख्या के हिसाब से जो कहते हैं उसे हम कहते हैं चैनल की लंबाई। बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेलर्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट चैनल एक्टिविटी बाय नेगोशिएटिंग विद कंज्यूमर्स ऑन इश्यूज सच एज, आंसर है इसका डिलीवरी। जो खुदरा विक्रेता है उपभोक्ताओं के साथ निम्नलिखित मुद्दों पर बातचीत करके एक महत्वपूर्ण चैनल गतिविधि करते हैं। जैसे रिटेलर्स होते हैं, आजकल तो आपने देखा होगा रिटेलर्स को आप फोन कर दीजिए, दुकान वाले को फोन कर दें और वो घर पे आपका सामान पहुंचा देंगे। कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको दुकान पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप बस केवल फोन कर दें, या आजकल तो मोबाइल ऐप इतने चल रहे हैं कि आप ऐप में ऑर्डर कर दीजिए और सीधे घर पर आपका सामान आ जाएगा। बिग बास्केट हैं, ब्लिंकिट हैं, बहुत सारी इस तरह के चैनल्स आ गए हैं जो सीधे आपको घर पे सामान पहुंचा देते हैं। तो विक्रेता जो रिटेलर है वो क्या कर रहा है, वो डिलीवरी का मुद्दों पे बातचीत आपसे कर रहा है कि भाई ठीक है हम आपको सामान घर पे पहुंचा देंगे। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिचौलियों का उपयोग उत्पादकों को अधिक लाभ कमाने में सक्षम बनाता है। भाई जितने बिचौलियां हैं तो इससे उत्पादक को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है,
तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि दे में सेल मोर देन द प्रोड्यूसर कुड सेल ऑन इट्स ओन। अब प्रोड्यूसर दिल्ली में बैठा है, वो तो सामान सब जगह बेच नहीं सकता, तो उससे ज़्यादा सामान बेचना है तो क्या करे, उधर मध्यस्थता बिचौलिए बनाने पड़ेंगे, अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग होलसेलर्स, रिटेलर्स बनाने पड़ेंगे पूरे इंडिया में, तभी वो सामान बिक पाएगा। तो ये इसका बी आंसर हो गया कि उत्पादक जितना स्वयं बेच सकता है उससे अधिक बेच सकता है अगर बिचौलिया शामिल होंगे तो। अगर उसका चैनल सही होगा तो वो ज़्यादा सामान बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता जो होलसेलर है किसी उत्पाद की बड़ी खेप को तोड़ता है और उसके कुछ हिस्से कई खुदरा विक्रेताओं को बेचता है। तो थोक विक्रेता निम्न विसंगतियों को कम कर रहा है। कौन सी विसंगति को कम कर रहा है? क्वांटिटी। एक जगह पूरा सामान ना देकर उसने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सब रिटेलर्स को दे दी। यानी उसके पास 100 पीस हैं, अब उसे एक जगह 100 पीस दे देगा तो फिर बाकी जगह सामान नहीं मिलेगा। तो उसने क्या करा कि उस 100 पीसों के अलग अलग ग्रुप बना दिए, 20-20 के 5 ग्रुप बना दिए। 20 एक रिटेलर को दे दिए, 20 एक दूसरे को दे दिए, 20 तीसरे को दे दिए, 20 चौथे को दे दिए और 20 पांचवे को दे दिए। तो इससे क्वांटिटी पे क्या होगा कि हर जगह वो सामान उपलब्ध रहेगा। तो इसका आंसर हो गया मात्रा, क्वांटिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ लार्ज इंडस्ट्रियल गुड्स। जो इंडस्ट्री गुड्स होते हैं, जो मशीन्स वगैरह होती हैं, अब मशीन हम तो यूज़ करेंगे नहीं, वो तो एक कंपनी बनाती है मशीन और दूसरी कंपनी उस मशीन को यूज़ करेगी आगे के सामान बनाने के लिए। तो उसमें कौन सा चैनल अच्छा रहेगा? तो इसमें कहा गया है कि प्रोड्यूसर टू इंडस्ट्रियल यूज़र, कि डायरेक्ट आप उस यूज़र को, उस कंपनी को सामान बेच दीजिए, उत्पादक से औद्योगिक उपयोगकर्ता। यानी कि एक कंपनी सामान बनाती है और दूसरी कंपनी उस मशीन को खरीदेगी, तो आप सीधे उस कंपनी को ही बेच दीजिए उस मशीन को। तो इसमें बीच में रिटेलर होलसेलर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सी आंसर इसको हो गया, प्रोड्यूसर टू इंडस्ट्रियल यूज़र। अब जैसे मेकर से टेलीविज़न बनते हैं, कैमरा है, फर्नीचर है, ये कौन सा चैनल यूज़ करते हैं? तो आप देखेंगे इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, टीवी है। अब कंपनी टीवी, एलजी की कंपनी है, कहीं बाहर है, लेकिन पूरे इंडिया में आप देखेंगे एलजी के टीवी बिक रहे हैं, सैमसंग के टीवी बिक रहे हैं, टी सीरीज है, टीसीएल है, बहुत सारी कंपनियों के टीवी बिक रहे हैं। तो ये कौन सा चैनल यूज़ करते हैं? ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज़ करते हैं, कि इसमें होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स वगैरह सब शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई फर्म अपने बाहरी वातावरण का आकलन करने के लिए पर्यावरण स्कैनिंग का उपयोग करती हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल स्कैनिंग, की हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो कॉरपोरेट एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसको हम उसमें क्या देखते हैं कि भाई कोई हमें नुकसान, कोई थ्रेट तो नहीं है। हमें अपना एनवायरनमेंट, वातावरण देखना है। ये पर्यावरण वाला वातावरण नहीं है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो हमें देखना होता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ग्राहकों की किस तरह की नई डिमांड आ रही हैं, ग्राहकों को क्या नई चीज़ चाहिए, नई नई कंपनियां क्या क्या नए नए प्रोडक्ट निकाल रही हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही हैं। तो इससे हमें भविष्य के खतरों और अवसरों की पहचान हो जाती है। तो इसका आंसर हो गया बी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वितरण चैनलों द्वारा निष्पादित कार्यों को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा जा सकता है। जो फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, उनको हम किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं? ट्रांजैक्शनल फंक्शंस होते हैं, यानी लेन देन संबंधित कार्य, सामान आना जाना। लॉजिस्टिक फंक्शन, सामान को ट्रकों से द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा भिजवाना। फैसिलिटेटिंग फंक्शन, सुविधाजनक कार्य हैं, जैसे वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है। तो ये सभी वितरण चैनलों के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं कार्य। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर माना जाएगा, डी आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप इनको बार बार देखें, इनकी थ्योरी भी पढ़ें कि और डिटेल कंसेप्ट पढ़ें, तब ये एमसीक्यूज आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, किस मार्केटिंग के विद्वान ने ये परिभाषाएं दी हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। हर पेपर में 2-3 परिभाषाएं आ ही जाती हैं, तो वो परिभाषाएं भी आपको आनी चाहिए, कि किस किस विद्वान ने कौन कौन सी थ्योरी दी हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए।
आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, देखें। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहाँ पर मैं उसका उत्तर दे दूंगा। लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू।